Namaskar and welcome to the first episode of my show मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस। मैं हूं आपका मिश्रा सर, an engineer turned a teacher, loved by thousands of doctors and engineers and even those who could not get selected but they deserved। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स से कहा करता हूं कि इंस्टीट्यूट में मिलना तो हमारी मजबूरी है, असली रिलेशन शुरू होता है यहां से निकलने के बाद। And I am really thankful to my students. They never disappoint me. शायद ही कोई कंट्री हो जहां मेरे स्टूडेंट्स नहीं हों। वो जब भी आते हैं दिल्ली में, उनके सारे रिश्तेदारों से मिलने के साथ साथ उस लिस्ट में मिश्रा सर नाम भी होता है। मेरे लिए इससे बड़ी गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। तो ये पॉडकास्ट उसी दिशा में एक प्रयास है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहें, और इस पॉडकास्ट को मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस को मैं एक टूल की तरह यूज करने जा रहा हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बारी बारी से इनवाइट करूंगा इस पॉडकास्ट में, और मैं उनसे अपनी बातें शेयर करूंगा और उनसे उनकी बातें मैं सुना करूंगा। ये पॉडकास्ट स्वांता सुखाय है, ये पॉडकास्ट आपका है, होस्ट आपका है, गेस्ट आप होंगे। तो चलिए इनवाइट करते हैं डॉक्टर चयन विरमानी, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं आज के पॉडकास्ट के लिए। ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये मैक्स हॉस्पिटल में अभी वर्किंग हैं। आइए एक दिल के डॉक्टर से दिल की बातें करते हैं। तो कैसे हैं डॉक्टर चयन विरमानी? थैंक यू विशाल सर। सबसे पहली बात तो आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है कि ही मैं आपका एक स्टूडेंट हूँ, तो इस बात से मैं थोड़ी नाराज़गी जताऊँगा। मैं नहीं, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा के लिए आपके स्टूडेंट हैं, और हम लाइफ में जो भी बने हैं वो आपकी वजह से। थैंक यू, आई फील वैल्यूड, थैंक यू वेरी मच। तो इससे पहले मिश्रा सर मेरी टैगिंग करें तो मैं मिश्रा सर आपके बारे में पूछना चाहूँगा, आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी मुझे लगता है आप जानना चाहते हैं एज ए टीचर मेरी जर्नी कैसी है। हाँ, ये मैंने अपना बीटेक और एलटेक दोनों एनआईटी जमशेदपुर से किया हुआ है, और मेरी टीचिंग जर्नी मगही से स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मुझे अच्छा लगता था बच्चों के बीच में रमना, बच्चों को कुछ पढ़ाना, ज्ञान देना। फिर वहाँ से जब दिल्ली आया तो दिल्ली सिविल सर्विसेज के लिए मैं कोचिंग देना स्टार्ट किया, फिजिक्स पढ़ाता था। वहाँ से फिर टू सिचुएशन ऐसा बना कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए ट्रेनिंग देने लगा बच्चों को, फिजिक्स पढ़ाने लगा, अपना स्टार्ट कर दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट। इन द मीन टाइम एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने जो मेरा प्रोफेशन है इसको मेरा पैशन बना दिया। मेरे पिताजी बीमार थे, बड़े क्रिटिकली इल थे, उनका डायलिसिस चल रहा था और उन्हें ब्लड की जरूरत थी, और बिना मेरी जानकारी के मेरे स्टूडेंट डॉक्टर ने उनको ब्लड दिया। मुझे बाद में कहीं से पता चला उसने ब्लड दिया था। तो इस घटना ने जो है वो हमें समझाया कि गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, और एक शिष्य जो है वो कैसे कभी कभी गुरु से अपने को महान बनाता है। ये इस घटना से वो मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उसके बाद से मुझे टीचिंग बॉयज या पैशन लेके चले। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग टीचिंग। दैट इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर द सोल सर। तो नॉर्मली हम देखते हैं सर, जैसे लोग इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद अपने उस पैशन को आगे परस्यू करते हैं, इंजीनियरिंग की लाइन में आगे कोई एमबीए करता है। सो आप पहले टीचिंग की लाइन आपने सेलेक्ट करी, उसके बाद आपने स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन क्यों चुना? इंजीनियरिंग, एक इंजीनियर होने के बाद आदमी इंजीनियरिंग की कोचिंग क्यों नहीं थी? हाँ, एक्चुअली इसमें कोई स्ट्रैटेजिक रीजन नहीं था। एक होम वैकेंसी मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए था, एंड फिजिक्स तो कॉमन ही होता है सभी में। सो आई वाज बेसिकली फैकल्टी फॉर फिजिक्स, तो मैंने वहाँ फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। बच्चे भी लाइक किए, एक्सप्रेशन ठीक था, बच्चों को लगता था कि मैं बच्चों को समझा पा रहा हूँ। कुछ मेरे कॉन्सेप्ट्स भी अपने बनाए हुए थे, वो काम आते थे, केवल किताबी ज्ञान नहीं होता था। खुदा हेल्प बी अ लॉट। तो सर शुरू से आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ही पढ़ा है या पहले? शुरू में कुछ दिनों तक जॉब किया था, लेकिन अच्छा नहीं लगा, और एक सैलरी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिसके वजह से स्टार्टेड टीचिंग। बाद में मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो सर टीचिंग के दौरान आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है? आप लोगों ने हमेशा एज ए स्ट्रिक्ट टीचर होके एज ए स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया है या अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया है? हाउ वाज योर जर्नी बी विद दिस? पता नहीं मैं अपने को कितना जज कर पाऊंगा, लेकिन मेरे समय से इस बात को
तुम ज़्यादा अच्छा फील किए होगे। एंड जो रिलेशन है उस रिलेशन का ही रिजल्ट है कि 16-17 ईयर्स हो गया तुमको पढ़ाए हुए, स्टिल वी आर टुगेदर। और उस रिलेशन का ही रिजल्ट है कि उसी के वजह से आई डिसाइडेड दिस पॉडकास्ट टू बी अ टूल, जिस वजह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से हम कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू सर, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ताकि ये मैसेज इन लोगों को पहुँचे कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप खाली एक स्क्रिप्ट और वो पढ़ाने का नहीं है, बट दे कैन इट कैन बी मच बियॉन्ड इट। हाँ, तो डॉक्टर चयन अब बारी तुम्हारी आती है। तुमसे जो मेनली हमें क्वेश्चंस करने हैं, एक तो तुम ज़्यादा अच्छा फील किए हुए, क्योंकि मैं दूसरे रोल पे था, मैं टेबल के इस साइड में था, जब तुम मेरे स्टूडेंट थे उस टाइम में तुम जो प्रिपरेशन कर, क्या सोच के तुमने आयुष्मान इंस्टीट्यूट डिसाइड किया, क्या सोच के ये कि मैं यहीं पे पढ़ना है? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो क्या रीजन था हमारे यहाँ आने का, उसके पीछे का और उस डायरेक्ट अक्रॉस है इतिहास? सो द मेन रीज़न वॉज वर्ड ऑफ माउथ। बेसिकली जैसे डॉक्टर के पास मरीज की एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ ज़्यादा दो तस्वार देकर आता। सो शुरू में मैंने कोई एक बहुत फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जब मैं 11th-12th के अंदर था। सो वहाँ पे 13 बैचेस थे, ये 13 बैच के अंदर पोजिशन मिला। एंड हर रोज़ हर हफ्ते फैट नए नए टीचर्स आते थे और नई नई चीज़ पढ़ाते थे, और कुछ एक कोर्स मेंटेन नहीं रहता था, रैंडम टॉपिक्स होते थे। एंड उसके बाद 3 महीने बाद एक टेस्ट होता था, जो अच्छा परफॉर्म करता था उसको प्रमोट करते थे। जैसे मुझे 30th बैच से 3rd बैच पे प्रमोट किया, बट इट वॉज नॉट वेरी, एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था कि जिसके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा मेहनत करने का मन रहे। तो इस तरह से 11th-12th के अंदर, और मैं खुद भी कुछ मेरी में भी कमियाँ थी ऑब्वियसली, 11th-12th के अंदर मेरा एडमिशन हुआ नहीं। फिर मेरे कुछ मित्र थे जो आके यहाँ से पढ़े थे, उन्होंने सजेस्ट किया, और मेरे घर के पास भी खाई है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मेहनत तो खुद ही करनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट डॉक्टर के मिश्रा भी पास जाओ आप दे और उससे भी। और फिर मैं आपके पास आया, एंड आज उसके बाद वी आर वेटिंग आपके सच अ लॉन्ग टाइम, एंड आई बीन बी ग्रेट एंड सो सिक्स। अच्छा, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका कुछ मेमोरीज, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शैतानी आपने करी होगी? हाँ, शैतानी बताइए। तो हम 3 दोस्त थे, हमारा ग्रुप का, हम बचपन से साथ में पढ़े हैं रस्ते से, तो हम तीनों यहाँ पर आए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो हम एक्चुअली तीनों बहुत ज़्यादा ही शरारत और ये सब करने में मस्ती करते थे 11th-12th के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आए थे एक बहुत सीरियस पढ़ने के माहौल से। तो मुझे आज भी याद है कि हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास थी, और आप फिज़िक्स की क्लास ले रहे थे, और वो 4 घंटे की क्लास हो गई, तो 2 घंटे का ब्रेक हुआ, तो आपने हम तीनों को बुलाया कि तुम बाहर आओ। और हम डर गए कि यार पहला जिन्हें कोचिंग में अभी जॉब टाइम किया भी नहीं है, एंड पहले दिन ही में तो बाहर निकाल गई। और फिर आप हमें लिफ्ट के पास लेके गए, और आपने हमें 3-4 ऐसे जोक सुनाए जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। तो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि यार ये ओनर हैं, ये टीचर हैं इस इंस्टीट्यूट के, और उन्होंने हम 3 लोगों को क्यों चुना। ये इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि ये आपने हम 3 लोगों को क्यों चुना है सर। पर मेरे लिए ये वो था कि टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ पे पढ़ाई के अलावा एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि जहाँ पे आपका मेहनत करने का मन दिखे। ये आपकी एक बात मैंने सुनी थी। आप एक बार जब एडमिशन लेने आए थे, तभी आप सारे क्लासरूम में झांक झांक के देखने के बाद बोले कि यहाँ बस केवल पढ़ने का ही माहौल है और कुछ कर भी नहीं सकते, तो सिलेक्शन यही से होगा। तो ये पता था आपके बारे में, आपके VT9 के बारे में, तो मुझे लगा कि आप उन जोक्स के मीनिंग्स को समझ पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे। सो प्रोबेबली दैट वाज द रीजन कि एक वजह ये भी, ये एक्चुअली एक एनवायरनमेंट, एक मस्ती का माहौल एक अलग चीज़ है, और एक डेडिकेटेड टीचिंग एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें मुझे आयुष्मान इंस्टीट्यूट के अंदर लगा कि दोनों फुलफिल होती हैं। सो आई मीन ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ाई ही होती जा रही है, एक है कि आप मोटिवेट कर रहे हो किसी को आगे पढ़ाई। सो ये चीज़ मुझे बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफ़ी अलग है। अच्छा, बाकी जो फैकल्टी थे उनके 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 बारे में कुछ याद है आपका पुल का? हाँ, बहुत कुछ याद है, किस्सा तो याद है। हमारे बॉटनी के एक सर थे पांडे जी, और तो उस टाइम पे आपके किड सुबह से उस टाइम मेरी स्मॉल, तो आप अपनी वाइफ के साथ उनको लेकर आए थे वहाँ पे। तो पांडे सर क्लास के बाद उनको खिला रहे थे, और उनकी एज भी अच्छी खासी थी। तो मुझे याद है आप सब बच्चे खड़े थे उनके सामने, बोला ये पांडे इस वक्त के बच्चे बुआते रहोगे तो तुम्हारे तो कॉलिनेशन से नहीं हो। तो वो मुझे आज तक बोलता नहीं, और इस तरह की कई सत्य चीज़ें हैं
It was a very fun-filled environment to read, and I need to go ahead. मुझे इसलिए ऐसा कभी वो नहीं लगा कि मैं कैसे लगा रहा हूँ, मैं 4 घंटे को होकर आप. It was some sort of entertainment only, भाई. मिश्रा सर के साथ कुछ यादें? आपके साथ तो सर काफ़ी सारी यादें हैं. मतलब नीचे जाया करते थे हम 10 मिनट के लिए कुछ खाने पीने के लिए, तो माँ आप भी पीछे और कार्ड भी लिखे या नेबुलाइजेशन करते हुए. मैंने अब सब छोड़ दिया. तो कई सारी यादें हैं ऐसी, मतलब कि कई सारे आपके साथ किस्से. मुझे अरबी पर याद है, क्लास में आप पढ़ा रहे थे तो बोर्ड पे आपने 3 क्वेश्चंस लिखे कि बताओ कि तीनों टफ क्वेश्चन है, कौन सा वाला सॉल्व करके दिखाओ. तो हम ऑब्वियसली बैक बेंचर्स थे और हमारा वो थोड़ा शैतानी का दिमाग था. कहते हैं मिश्रा सर 20 का, मिश्रा सर 20 का. तो आपने आगे से बोला था कर मैं बाप भाई नहीं है क्या. तो ऐसे कई सारे किस्से हैं. मतलब दोज 2 years आर रियली फन. मिश्रा सर से कभी डांट खाई? हाँ बिल्कुल खाई, और पूरी वाली लाट भी खाई. एक बार मैंने, एक ही बार हुआ ऐसा 2 साल में. तो मुझे याद है 2 साल के एंड में मेरा CBSE का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था. सो उसमें आई स्कोर्ड रियली वेल. आई कैन काफ़ी टफ पेपर आया था एंड आई कैन 600 में से सम 480 आई स्कोर. तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम था. इसके बाद मेंस था. मैं बहुत इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि आई कैप्चर दिल्ली के लिए करिए. अब कोचिंग इंस्टीट्यूट थे 5-6 लोग थे और हम लोग घूमने के लिए चले गए थे बाहर के. सो तक का फ़ोन आया और टेलू के बुलाए कि ये एटीट्यूड ठीक नहीं लिया. अभी 2 महीना ये मेन टाइम है जिसमें इन 2 महीने में पढ़ाई कर दी. उसके 2 साल की पढ़ाई एक तरफ है, इस 2 महीने की पढ़ाई पर. वो मुझे याद है वो मेरी एक्चुअली इट वर्क फॉर मी. तो अच्छा लगा कि आप मेरी डांट को भी अच्छे सेंस में ले रहे हैं. वरना नॉर्मली ऐसा कई बार डांट को निगेटिव सेंस में लोग लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. और हाँ, उसके बाद की जर्नी के बारे में आप, उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में एडमिशन लिया MBBS के लिए. सो MBBS में मेरा एडमिशन हुआ UCMS दिल्ली KTB हॉस्पिटल. उसके बाद 5.5-7 तो वहाँ पे MBBS किया. उसके बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा IT में कि नहीं हुआ था. फिर 1 साल ड्रॉप किया खूब में. हाँ, उस टाइम मुझे याद है आपने एक बार जब फोन करके बोला था कि सर PG के लिए भी कुछ क्लासेस वगैरह खा दो. मुझे अच्छी तरह से है. सो वही 1 साल वो बड़ा मैंने काफ़ी मेहनत करी थी. एंड उसके बाद कह रहा है कि प्रैक्टर रियली गुड ट्राई तो दिल्ली से पौधा मेडिकल कॉलेज से मुझे MD करने का हो गया. जैसे मैं आपकी कॉर्पोरेट कॉलेज से पढ़ेगा. इसके बाद 3 साल MD करी कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि सुपर स्पेशलाइज करने के लिए TM करने लेने. एंड उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट पे एड्स प्रिविशन हुआ कार्डियोलॉजी. एंड TM कार्डियोलॉजी करने के बाद आई एम वेरी गुड लाइक दैट लेट. 3 दिन पहले मैं जब बता रहा था कि मैं आ रहा था ड्राइव करते हुए और जो होर्डिंग देखा रोड पे, आई वाज सो प्राउड ऑफ. Thank you, sir. Thank you. It is all your basics. And what is actually, I mean, is just a small part. The outcome is the patient के लो आपने हमें उस टाइम पे सीख दी और सिखाया. उस टाइम पे मैं भी देखा कुछ स्टूडेंट्स तो तभी जो मिली होते थे बहुत ज़्यादा, आप उनकी हेल्प किया रहते थे. तो वो चीज़ें हमने सीखी हैं आपसे, अपने पेरेंट्स से, कई लोगों से. I mean, the ultimate outcome is the patient would be happy. And वो एक सी अंदेशे चल रहे हैं and we hope he can fulfill. दैट्स ग्रेट. ये बहुत अच्छी बात है. रियल हीलर का यही पहचान है कि अपने रोल को समझे. बहुत बढ़िया. इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे जो भी सोता है उनके लिए कुछ आपसे पूछना है मुझे. आप सभी को पता है ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं और मेरे समझ से इनसे ये सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हमारे आजू बाजू से आजकल जो है बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कार्डियक अरेस्ट की और हार्ट अटैक की. नॉर्मली यंग अडल्ट्स भी उनके साथ भी ऐसा हो रहा है. सो उसमें हमें एक बार डॉक्टर चैन से समझना चाहिए कि अगर ऐसा सिचुएशन हमारे आसपास दिखे तो हमें इमीडिएटली क्या क्या करना चाहिए. कैसे हम उस बंदे का ध्यान रख सकते हैं और कैसे उसको हम लोग बचाने की कोशिश कर सकते हैं. डॉक्टर जैन, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग टेक्निकल आदमी नहीं हैं. हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? सो सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी. हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को अलग अलग चीज़ें है. कोई आपको कोई एक मैसेज मिलता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है. हार्ट अटैक मतलब आपकी हार्ट की किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो. लेकिन हार्ट उसके अंदर अभी भी कर रहा हो सकता है, उसकी पंपिंग 60% से 40% हो गई हो, 30% हो, और हार्ट पंप कर रहा है. कार्डियक अरेस्ट की हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट एकदम स्टैंड से
ये ढक्कन बहुत ज़्यादा तेज होने की वजह से हो सकता है, ढक्कन कम होने की वजह से भी। शरीर में कई और बीमारियां उसकी वजह से भी हो सकता है। सो कार्डिक अरेस्ट के काफ़ी सारे कारण हैं। कार्डिक अरेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस। अब अगर आपके सामने कोई पेशेंट ऐसे कोलैप्स करता है तो एक्चुअली उस टाइम पे CPRS नहीं होंगी, साथ ही कंप्रेशर्स देना, माउथ रेस्पिरेशंस देना, ये इन चीज़ें यही हैं। बिकॉज जो पेशेंट कोलैप्स करेगा उसको आप इसके अलावा और कुछ रोड साइड ट्रीटमेंट नहीं दे सकते CPR की। ये CPR देते हुए उस पेशेंट को जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल शिफ्ट। हाँ, लेकिन ये कि किसी पेशेंट को जिसको पहले हार्ट की बीमारी रह चुकी है तो उसको छाती में दर्द होता है, या उसको कभी सडनली ऐसा एपिसोड कभी करके काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी, चीख सीने भारीपन बढ़ा, सो देन देर आर सर्टेन टैबलेट्स। ऐसा नहीं है कि उसका नाइन भी यूज़ किया, ऐसे बहुत कुछ हार्ट अटैक है तो हार्मफुल भी हो सकती हैं और बीपी कमी, बट दोस्त की जैसे एस्पिरिन की टैबलेट रोक दिया है, क्वेश्चन रिस्पिर की टैबलेट है, तो वो पूरी आप काली या सॉफ्ट की थोड़ी जो आती है किक चलाने के लिए, बट दीज आर मोर इफेक्टिव फॉर जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं। और दूसरा ये पूछना था, जैसे अपना ध्यान कोई कैसे रखे कि लॉन्ग टर्म में कोई कार्डियक प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी कॉशन जैसे फूड हैबिट्स और बाकी से। वैसे ये बेसिकली हेल्दी एट है हमारे लाइफ स्टाइल के, हेल्दी वोडिंग हो से ये डिफिकल्ट टू फॉलो, बट आई नहीं उसमें ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। कहने का मतलब अच्छा खाना, अच्छा खाने के अंदर अवॉइड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या आई विल नॉट पर्टिकुलरली सी ऑल फैटी एसिड्स, वी हिट ऑयल्स जो आपके एक्सेसिव कैलोरी इंटेक्स इन दी फॉर्म ऑफ, तो ये कार्बोहाइड्रेट शुगर ड्रिंक्स हैं, आप खास करके वगैरह जैसे बहुत कैफी के ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। सो खाने पीने में चीज़ों का आपको ध्यान में अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, रख गई इसको कंट्रोल कीजिए। अभी शुगर को कंट्रोल करिए, अगर आप देख रहे हैं हर वो चीज़ेस वो आप ओबेसिटी अगर आप थोड़े देयर इज नो एक्सेप्शन पीरियड आपको देने से, फिर आप इस यार करके एक्सरसाइज करके वे के दवाई से फिर जैसे भी है, या देर शुड बी लेकर एक्सरसाइज शुरू तक इस बार की दवाई 18 मिनट्स पर दी, आज दिन यार उसको डिवाइड कर तो 35 से 40 मिनट पर ले इस तरह से आता। सो दैट इज मिनिमम का तो करना ही है, उससे ज़्यादा आप करते हो दैट इज को, बट अगेन एवरी एक्सरसाइज एक्टिविटीज टेलर टू पेशेंट के हिसाब से गए। उसके अलावा आपका स्मोकिंग आपके लिवर में कभी है, में कोलेस्ट्रॉल का ध्यान है, एंड लास्टली सी टाइम के सोना, गुड नंबर ऑफ आवर्स। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दिया, ये लोगों के लिए एडवाइस से भी हो सकता है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर चंद, आपसे एक बात और पूछनी है, चूँकि कई बार क्या होता है पढ़ाते पढ़ाते एज गैप ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स में और टीचर में, तो बहुत सारी बातें हम लोग समझ नहीं पाते, कोशिश करते हैं समझ नहीं पाते हैं, और यही एक अच्छा टीचर जो है उसकी पहचान होती है, अगर वो बच्चे की जगह पे अपने को रख के देख। सो यू आर मोर क्लोज स्टूडेंट्स एज वाइज, तो आपसे मैं एक सलाह लेना चाहूँ, प्लस आप सेलेक्टेड कैंडिडेट है, आपसे वो सलाह लेना चाहूँगा कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरी सलाह सबके लिए ये रहेगी कि पहली बात तो हार्ड नहीं और कैन लो अचीव टू एंड देयर इज नो शॉर्ट वे टू सक्सेस। में आपकी चाह रही थी कि आपकी ओखर इसके साथ आपको के किसी को भी कभी भी कॉकी लाने में, किसी सुमिन से आपने सुना है, किसी से आपने उससे सुना कि मैं ऐसे करता रहा, आज को पनों पर भी जाएगा, वो सबसे बड़ी तरफी है। सिर्फ NCERT अच्छे से पढ़, इसमें इतनी चीज़ें छुपी होनी है, तो फिर तुमने वही किताब अच्छे से पढ़ी तो शिकायत देना, ये एक चीज़ अभी के लिए आपके केवल मैं शायद नहीं कहूँ, पर उस टाइम पे किताबें NCERT की अपने आप में बहुत डिटेल होती है। ये नहीं होता है, कई बार पेरेंट्स को भी देखते हैं बच्चों से ज़्यादा मेहनत इन सब काम ही में करके बच्चों पर इतना प्रेशर डाल देते हैं। मैं इतनी बार समझाता हूँ कि इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन 10 बुक्स वन टाइम, लेकिन वो समझते नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि मुझे हर चैप्टर से हार्डली 20-25 क्वेश्चंस याद हैं, और जब भी मेरे से कोई डाउट पूछता है वो वही क्वेश्चंस होते हैं, रूप बदल बदल आते हैं, कोई चेंज नहीं है। और आज से नहीं, मैंने जब स्टूडेंट था तब से लेकर आज तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वैसे ही वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, वही लेवल है, और वही लोग सेलेक्ट कर रहे हैं जो एकदम से उस तरह से मेहनत कर पड़े, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सर मेरा एक आपसे ज़रूरी क्वेश्चन है कि जैसे मुझे भी MBBS के टाइम बुक करना पड़ा या हिंदी के नाइट बुक करना पड़ा, तो जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं था या कुछ स्टूडेंट्स जो कई साल लगे रहते हैं, तो के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या मोटिवेशन है, या क्या उन्हें डिफरेंट करना चाहिए, उनको आप क्या कहना? That is a very good question.
और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का तो सिलेक्शन नहीं होता है। नॉर्मली हमारे यहाँ भी जो आते हैं एडमिशन के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो क्वेश्चन उनका क्या होता है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, कितने नहीं सेलेक्ट हुए, कोई नहीं पूछता। और तुम बच्चों को कितना परेशानी होती है, क्या वो फील करते हैं, वो कोई सोचता नहीं। एक्ट ये है उन बच्चों के लिए, मेरा मैसेज यही है कि हमारे हाथ में है प्रिपरेशन करना। रिजल्ट आना नहीं आना वो हमारे हाथ में नहीं है। एक तो जो कर्मण्यवादी का रास्ते है उसका सीधा मीनिंग ये है कि तुम काम करो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। एंड सपोज बाय एनी चांस इफ यू आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, एकदम पक्का है कि सम बेटर अपॉर्चुनिटी इज वेटिंग फॉर यू। आई हैव सीन दिस थिंग कि हम काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और इस बात को समझें कि बहुत अच्छा और बड़ा इंसान बनने के लिए डॉक्टर और इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। गांधी जी और नेहरू जी कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं थे, बहुत बड़े लोग थे। हाँ, एक चीज़ है कि उनकी हिस्ट्री उठा के पढ़ो, उन्हें जब जब जो जो काम मिला है बहुत ईमानदारी से उन्होंने किया है। हमें मेडिकल प्रिपरेशन का काम मिला है, हम ईमानदारी से करें, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन किए एंड मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था। आई वॉज नॉट नोइंग ये फिजिक्स मेरा जो है वो सब कुछ बनने जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग को पता नहीं कहाँ चला गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स का नहीं पता नहीं कहाँ चला गया। आज फिजिक्स मेरे लिए सबसे बड़ा, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। सर फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट्स के अंदर एक मोटिवेशनल कोट सर स्टूडेंट्स के लिए। किसी ही बंदे का जो एप्टीट्यूड है वो डिसाइड नहीं करता कि वो कितना रेट तक जाए, एटीट्यूड डिसाइड है। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए मैसेज है। Thank you, Misha sir, for inviting me to this show. And वो सर आपकी उम्मीदों पे आओ, आगे भी कायम रहे। बहुत अच्छा लगा दिल के डॉक्टर से दिल की बातें करता। ऐसे ही चमकते रहो, बहुत आगे बढ़ो, और गर्व से हमारा भी सीना चौड़ा है। दोस्तों, ये रहा मिश्रा सर बियॉन्ड द सिलेबस। अगर आपको ये एपिसोड उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ।